नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये नाम आपने जरूर सुने होंगे और कई बार इसका उपयोग भी किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? आखिर विश्व की बात करें तो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है वो भारतीयों द्वारा किया जाता है। लैंसेट की ये रिपोर्ट है। और सिर्फ उपयोग ही नहीं किया जाता है बल्कि इसका ओवर यूज भी किया जाता है। ये विषय बहुत संवेदनशील है, इसके साथ साथ जागरूकता भी इस विषय पे होना चाहिए। इस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार एमपी में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष पंचमी, दोपहर के बाद 1:35 तक रहेगी। इसके बाद सृष्टि शुरू हो जाएगी। आज की दिनांक है 28 नवंबर 2022, दिन है सोमवार का। ये तो बात हो गई है तिथि की, लेकिन हमारा इतिहास आज की तारीख में क्या कहता है? आखिर क्या क्या घटनाएं हुई थी आज के दिन, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। मैगलन ने सन 1520 में प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की। भारत के महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले का निधन सन 1890 में हुआ। आज ही के दिन न्यूजीलैंड में 1893 में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। इसके अलावा इस्माइल कादरी ने सन 1912 में तुर्की से अल्बानिया के आज़ाद होने की घोषणा की। बिल्कुल, इसी के साथ प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म सन 1927 में हुआ था। इसके अलावा आज की तारीख की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म सन 1945 में हुआ था। इसके अलावा हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक देवनारायण द्विवेदी का निधन सन 1989 में हुआ। आज ही के दिन एशिया कप हॉकी का खिताब सन 1999 में दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता। जी, तो ये तो बात हो गई इतिहास की। इतिहास पर हमने नज़र डाल ली है, लेकिन जो अच्छे विचार हैं वो हमारी जो पर्सनालिटी है उसका भी निर्माण करते हैं। तो आज का विचार क्या कहता है, आइए उस पर हम नज़र डालते हैं। आज का विचार कहता है, आपका जो स्वास्थ्य है वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका एहसास तब होता है जब हम इसे खो देते हैं। ये कहना है जोश ब्लिंक्स का। बिल्कुल। तो जो अच्छे विचार होते हैं हम क्यों सुनते हैं? जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो सके और हमारी जो सोच है उसमें पॉजिटिविटी आ सके। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कितना बड़ा रोल होता है ये हमने पैंडेमिक में देख ही लिया है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब हमारे स्वास्थ्य का क्या महत्व है ये हम सभी को समझ में आ जाता है। महत्व की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एंटीबायोटिक्स का क्या यूज़ है, लोग कैसे ओवर यूज़ करते हैं, क्या इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आपकी हम मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से, नमस्कार दर्शकों। जो कि प्रोफेसर एंड हेड है गांधी मेडिकल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में, भोपाल में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते बिल्कुल। सभी दर्शकों। इसी के साथ दर्शकों, आज के मेहमान से भी हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे बीच उपस्थित है मीता श्रीवास्तव जी, जो कि नमस्कार। गायिका हैं। इनसे हम बहुत सारे खूबसूरत गाने सुनने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा आप नमस्कार एमपी में। नमस्कार एमपी में आज का जो विषय है हमने आपको बता ही दिया है। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। आखिर क्यों ज़रूरी है एंटीबायोटिक्स के बारे में सही जानकारी होना। इसके अलावा आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दर्शकों, जैसे मैं बता दूं आपको कि
और इनसे जो है बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपने सुना होगा कॉमन बीमारियां जैसे कि निमोनिया हो जाना आजकल बोलते हैं, डायरिया हो जाना, स्किन इन्फेक्शन हो जाना। तो नॉट केवल मनुष्यों में नहीं, ये बीमारियां जो बैक्टीरिया से हैं ये जानवरों में हो सकती हैं, ये और भी दूसरे जीवों में पाई जा सकती हैं। पर जो कॉमनली जो बीमारियां होती हैं उनको इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। टीबी जैसे हुआ, लेप्रोसी हुआ, इस टाइप की बीमारियां कीटाणु से होती हैं। इसलिए इनके बारे में इनको ठीक करने के लिए अपने को एंटीबायोटिक शब्द का उपयोग करना पड़ता है। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ हमारी मेहमान भी जुड़ी हुई है जो कि एक गायिका है, तो उनके थोड़े सफ़र के बारे में हम जान लेते हैं कि आपको बचपन से ही गाने का शौक था या फिर आखिर ये शुरुआत कैसे हुई, आपने कब गाने की शुरुआत की? जी मैं काफ़ी बचपन से ही सिंगिंग का शौक रखती हूँ और अब जाकर मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनली स्टार्ट किया है जी। स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह देती हूँ। बिल्कुल। तो आपको जो गाना है आप कैसा चाहती थी बचपन में कि लोगों तक पहुँचे, स्टेज पे मैं जाऊँ, कितनी उत्सुकता थी आपके अंदर? जी मैम बहुत थी, बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके कारण मैं जी थोड़ा सा लेट शुरुआत की मैंने, बट अब जाकर मैं थोड़ी सी। तो आप ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। वैसे भी बोला जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आपको अगर कुछ कार्य करना है तो हमारे पास एक ही जीवन, एक ही लाइफ हमें मिली हुई है। तो जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए, उसमें हमें अपनी उम्र नहीं देखनी चाहिए। अब हमने बैक्टीरियाज़ के बारे में तो जान लिया है, लेकिन इन बैक्टीरियाज़ को ट्रीट करने के लिए आखिर किस दवाई का उपयोग होता है उसके बारे में भी हम आपसे जानते हैं। अभी जैसा कि बताया मैडम ने कि एंटीबायोटिक शब्द जो उपयोग कर रहे हैं अपन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से बहुत सी इन्फेक्शियस डिसीज होती है। इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो संक्रामक होती हैं, जो एक दूसरे से फैल सकती हैं। आपने भी जैसे देखा होगा एपिडेमिक डायरिया का होता है ना, या कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। तो इनके उपयोग, इन ऑर्गेनिज्म को या इन कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ अपन ने अभी बताया कि एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अब इसमें जो सवाल ये आ रहा है कि एंटीबायोटिक का यूज़ करना है हमें तो कब करना है, कैसे करना है, इसकी सलाह पे करना है, कब तक करना है, ये इम्पोर्टेंट इशू होते हैं जिसके बारे में हर सामान्य नागरिक को जानकारी होना चाहिए, ताकि इन दवाइयों का ना तो मिसयूज हो सके। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल एंटीबायोटिक से हो रही है, जो पूरे विश्व की एक बड़ी भारी चैलेंज है सबके सामने, वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और वो जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि अपन एंटीबायोटिक जो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज मैनर में उपयोग में आनी चाहिए वो ना होके या तो ये अंडर यूज हो रही है या ओवर यूज हो रही है, या जानकारी ना होने के कारण अपन इसका दूसरे ढंग से उपयोग करते हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरिया हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। दुष्परिणाम उसका क्या हो रहा है? दुष्परिणाम उसका ये हो रहा है कि भविष्य में फिर ना वो दवाइयाँ काम आ रही हैं, और अगर भविष्य में कोई ऐसे रेजिस्टेंट टाइप की बीमारियां डेवलप होती हैं तो फिर अपने पास कोई दवा नहीं बचती है जिससे उसका इलाज किया जा सके। उसका अंततोगत्वा पर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है मरीज को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एंटीबायोटिक के बारे में एक रेशनल या एक सही जानकारी आम पब्लिक को हो तो अपन ये रेजिस्टेंस से बच सकते हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐसा अनुमान है कि यदि इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, मतलब ये है कि एंटीबायोटिक के उपयोग पे नियंत्रण अगर एक तरीके से नहीं किया गया तो भविष्य में ये एक बड़ी महामारी के रूप में आएगा, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आएगा, जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ही लगभग 50 लाख डेथ होने की उम्मीद है। आज भी विश्व के अनेक देशों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनके एंटीबायोटिक के इरेशनल यूज के कारण रेजिस्टेंट डेवलप हुआ है, और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो रेजिस्टेंट के केसेस जिनको डेवलप हुए हैं उनके लिए फिर कोई दवाई नहीं रही, अंततः उनको मौत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। इसी के साथ ही अशोक जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं कॉलर। बिल्कुल स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपका प्रश्न क्या है, पूछिए आप। जी अशोक जी, अपना प्रश्न पूछें। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि दांतों के लिए एंटीबायोटिक कितना खाना चाहिए? नहीं, मैं उसका क्योंकि अधिक मात्रा में खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। जी सिर्फ देखिए ऐसा है, सिर्फ दांत की बात नहीं है, इन जनरल बता रहे हैं आपको कि किसी भी बीमारी में एंटीबायोटिक का उपयोग सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही प्रिस्क्राइब होता है। ये मिथ्या वो है समाज में कि अगर कोई ऐसी दांत की प्रॉब्लम होगी तो एंटीबायोटिक खा ले ठीक हो जाएंगे, तो ये चीज़ों को दिमाग से आपको हटाना है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी जैसे दांत की प्रॉब्लम है या कोई भी बात है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक का उपयोग एक लिमिटेड पीरियड तक ही किया जाए, और वो भी तब जब किसी विशेषज्ञ से या डेंटिस्ट डॉक्टर से आप सलाह ले लें,
तभी उपयोग करें। ऐसा ना करें कि आप अपने मन से या किसी मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आएँ और खा लें। इस यही रीज़न होता है, यही एक्चुअली आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य ये बताना है कि इस ढंग से वो एंटीबायोटिक उपयोग नहीं करना है। बेटर है, अच्छा होगा कि आप किसी योग्य दंत चिकित्सक से सलाह लें, उसके उपरांत ही एंटीबायोटिक का उपयोग करें। बिल्कुल। और इसके साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको तकलीफ, जब उसकी शुरुआत होती है ना, तभी आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो परेशानी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में फिर जो आपका इलाज है वो भी, उसके लिए दवाइयाँ ज़्यादा लगती हैं। तो हमें हमेशा जो एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। आपने जैसा कि बताया कि लोग यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। साथ ही अगर इसी का एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, जो अशोक जी का प्रश्न था, ये जाते हैं दंत चिकित्सक के पास, उन्होंने प्रिस्क्राइब की दवाई 3 दिन के लिए, लेकिन जो है पेशेंट, उसे आराम मिल गया 1 ही दिन में और उन्होंने बंद कर दी दवाई। तो ऐसे में भी क्या कुछ साइड इफेक्ट होता है अगर जो डोज प्रिस्क्राइब की गई थी उससे कम ली गई है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक सामान्य सी धारणा होती है लोगों में कि जैसे हमने किसी बीमारी के लिए किसी चिकित्सक से सलाह ली, चिकित्सक ने दवाई लिखी कि भाई ये एंटीबायोटिक आपको 3 से 5 दिन लेना है। समान तौर से जितने इन्फेक्शन होते हैं 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो दिमाग में यही आता है जनमानस के कि भाई हम ठीक हो गए, दवाई क्यों लें, क्योंकि दवाई लेने से क्या है, खर्चे भी लगने हैं और लोगों को लगता है कि हम क्यों ज़्यादा दवाई लें, अब तुम ठीक हो गए। तो ये धारणा को भी आपको ठीक इसलिए करना है कि एंटीबायोटिक जब भी लें तो उसके एक प्रिस्क्राइब रूल्स होते हैं। समान रूल ये है कि कोई भी अगर एंटीबायोटिक आपने प्रारंभ की है तो कम से कम 5 से 7 दिन इसको लेना ही है। उसके पीछे कारण है, साइंटिफिक कारण ये है, जैसे मान लीजिए आपने 1 से 2 दिन लिया तो कीटाणु तो बहुत से थे, ज़्यादातर उसमें से सप्रेस हो जाते हैं या इस क्लिनिकल कंडीशन आपकी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो टोटली उसमें किल नहीं हो पाते या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाते। अब आपने पूरी डोज अगर नहीं ली तो क्या होगा, जो बचे हुए कीटाणु हैं ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे और भविष्य में जब कभी दोबारा आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा तो इन कीटाणुओं पे इन दवाओं का प्रभाव नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट की है तो उसको उसके पूरे ड्यूरेशन तक ही लेना है, ना कि 1 या 2 दिन लेके बंद करना है। चाहे आपकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है, उसके बावजूद ये है कि उसका पूरा कोर्स ही लें और समान तौर से समान कंडीशन में जो एंटीबायोटिक ली जाती है वो 5 से 7 दिन के लिए। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ हम आपसे भी जानेंगे कि आखिर आपको किस तरह के गाने गाने पसंद है। मीता जी। मैं सभी तरह के गाने का शौक रखती हूँ, भजन, पैट्रियोटिक सॉन्ग, बॉलीवुड। जी, तो आपको हर तरह के गाने गाने पसंद है और आप भजन भी गाती हैं, तो क्यों ना शुरुआत एक भजन के साथ ही की जाए। मैं राम स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करो कामादि खलदल गंजनम। जी, ये स्तुति सुन बिल्कुल बिल्कुल श्री राम। जी, वैसे
ऐसा होता है ना, नमस्कार एमपी दिन की शुरुआत होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं और साथ ही अगर भजन स्तुति सुनने को मिल जाए तो दिन अच्छा मंगलमय होता ही है। इसके साथ ही हम एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमने जान लिया कि जितनी डोज प्रिस्क्राइब की गई थी अगर उससे कम लेते हैं तो ऐसे में भी उसका क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। इसके अलावा आखिर ओवर यूज से भी क्या परेशानियां जाती हैं ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपकी बात करवाते हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और उसके बाद अपने प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो गर्भावस्था के दौरान जो शिशु पेट में पल रहा है या गर्भावस्था के दौरान जो माताएं जो स्तनपान करा रही हैं या छोटा बच्चा है जो शिशु के रूप में, इनको एंटीबायोटिक कितना इनके सेहत के लिए अच्छा रहेगा कि कितना खराब रहेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए, वैसे उसमें ऐसा रहता है कि मैंने जैसे अभी निवेदन किया आपसे, एंटीबायोटिक चाहे किसी भी स्टेज की हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, समान व्यक्ति के लिए या बच्चों के लिए है, इसका उपयोग एक बिल्कुल फंडामेंटल रूल है, एक कहना चाहिए बेसिक उसका नियम होता है कि एंटीबायोटिक तभी उपयोग किया जाए जब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको बोलते हैं एब्सोल्युटली आवश्यक, मतलब ये है कि जब इसकी रियल नीड है तभी इसको स्टार्ट करें, और वो भी बिना किसी योग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना करें। जी। होता क्या है समाज में कि आजकल बहुत से वैसे जो डॉक्टर्स हैं डिग्री जिनके नहीं है, क्वालिफाइड नहीं हैं, गांव वगैरह में जैसे देखते हैं तो अब बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, चले जाते हैं ऐसे जिनको झोला छाप या क्विक डॉक्टर बोलते हैं, उनके पास गया, उन्होंने उठा के कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया। तो मेरा सिर्फ संदेश देने का मतलब ये है कि आपको सतर्क रहना है, आपको यूं ही कोई एंटीबायोटिक उपयोग नहीं करना है। रहा सवाल प्रेगनेंसी में और बच्चों को देने का, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप की ड्रग्स हैं, मतलब एक विशेष ग्रुप की ड्रग अलग बनाई गई हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी के केस में बच्चों को दी जाती है, पर उनका भी जो उपयोग है वो भी किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही उपयोग में लाएं, तभी ठीक रहेगा, ना कि किसी से भी पूछ के या किसी मेडिकल स्टोर से लेके या किसी ऐसे डॉक्टर से जो क्वालिफाइड नहीं है अगर वो बोल रहा है, कतई ना लें, क्योंकि ये फायदे से ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। ये चीज़ दिमाग में जरूर रखें। बिल्कुल, ये आपने एक्सपर्ट की बात की, लेकिन हमारे अगर भारत देश की बात करें, ये हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो ऐसे में जो पहला एक्सपर्ट होता है वो या तो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले आस पड़ोसी होते हैं, उन्हें कांटेक्ट किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको वो वाली तकलीफ हुई थी, मुझे भी बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आपको क्या दवाई दी थी, तो वो उन्हें जो दवाई दी गई थी वो बता देंगे सामने वाले को। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, एंटीबायोटिक्स क्या हर जो डिजीजेस होती हैं सब पे एक ही एंटीबायोटिक दी जाती है या फिर ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं? जी, नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होता है समाज में, परिवार में होता है, जैसे मान लीजिए बोले गले में कोई इन्फेक्शन हुआ, गले में खराश हुई, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, उसने कोई दवा दिया, एक उदाहरण के लिए बताया, जैसे एक एम्पिसिलिन दवा होती है, वो कॉमनली यूज होती है, इसमें एमॉक्सिसिलिन होती है। अब मैंने लिया, मुझे ठीक हो गया, तो जब ठीक हो गया तो अब क्या होगा, हमारे पड़ोस में किसी को बीमारी होती है या घर में होती है तो वो पूछेगा, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैंने वो दवाई खाई थी, फिर ठीक हो गया। पर देखिए, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से, हर दवा हर के लिए सूटेबल होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये होती है, हर पेशेंट की अपनी इंडिविजुअल हिस्ट्री होती है, हो सकता है कोई एलर्जिक हो दवाई से, वो दवाई मैंने खाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल आपने लिया तो आपको रिएक्शन कर गया। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी भोपाल से, उनका हम सवाल लेते हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी, बताइए। मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछें आप। जी ईशा मैडम, मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है कि जो आजकल एंटीबायोटिक्स है उसके अगेंस्ट में माइक्रोब्स जो हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स, वो रेजिस्टेंट क्यों होते जा रहे हैं, है ना? वो दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। नॉर्मल ट्रेंड में एंटीबायोटिक्स का डोज कितने दिन का रहना चाहिए, 5 दिन का या 7 दिन का या और अधिक? एक तो ये प्रश्न है मेरा कि जो एंटीबायोटिक से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं करती है, थोड़ा बताइए, है ना? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा भी डॉक्टर साहब मैंने बताया आपको कि जो ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक उस पर डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे, है ना? जैसे आपने पूछा कितने दिन देना है, समान तौर से माइल्ड टू मॉडरेट अगर लेवल का इन्फेक्शन है जो आप समझते होंगे, मतलब एक बहुत गंभीर इन्फेक्शन नहीं है, तो 5 से 7 दिन तक स्टैंडर्ड टाइम होता है जहां अपन एंटीबायोटिक उपयोग कर सकते हैं। जहां गंभीर इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है,
अगर 5-7 दिन में उसको रिस्पांस नहीं आ रहा है, एडिक्वेट उसको क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, उन केसेस में ही अपन ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, बाकी सामान्य केसों में ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया जाता है। क्रिटिकली इल पेशेंट है, क्रॉनिक केसेस है, या अपन ने 5-7 दिन देने के बाद ये पता कर लिया है कि अब वो बैक्टीरिया फ्री हो गया है, उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, जो अपन कर सकते हैं कल्चर सेंसिटिविटी होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि जिस कीटाणु का अगेंस्ट मैंने दवाई दी थी वो पूरी तरह से समाप्त हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए अपन कल्चर करा सकते हैं पहले भी, और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी उसे पता चल जाता है कि जिस इन्फेक्शन के लिए हमने दवाई दी थी उससे कितना फ़ायदा आया, वो कीटाणु पूरी तरह से समाप्त हुए कि नहीं हुए। तो उसके आधार पर फिर उसका निर्णय किया जा सकता है कि अपने को ड्यूरेशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। पर मोटा मोटा जो रूल्स यही है कि यूजुअल स्टैंडर्ड है 5 से 7 डेज, और अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो वहाँ ड्यूरेशन अपन बढ़ा सकते हैं जी। और ये बढ़ाने डोज को बढ़ाने का काम डॉक्टर ही करेंगे? डॉक्टर ही करेगा, इट इज ओनली द डॉक्टर हु विल प्रिस्क्राइब दिस। आप उनको सामान को अपने खुद के लेवल पे इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से पूछने के बाद ही अगर उचित समझता है तो वो डिसीजन करेगा। वही जैसे मैंने बोला कि डिपेंड करेगी पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है, उसकी डिजीज की स्टेज क्या हुई है, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकली कल्चर सेंसिटिविटी में क्या रिपोर्ट आ रही है, इससे पता चल जाएगा। एक सवाल आपने और किया, रेजिस्टेंट क्यों डेवलप होता है। रेजिस्टेंट जो डेवलप हो रहा है वो आजकल उसका सबसे कॉमन कारण जो हो समझ में आया है पूरे देश में, वो है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखिए आप, जैसे मैंने पहले कहा है, अपने भारत देश में हर प्रकार के डॉक्टर्स हैं, गांव वगैरह में खास तो आप देखते हो कि वहाँ डॉक्टर मार साहब भी प्रैक्टिस करते हैं, पटवारी जी भी करते हैं, इवन जो इसको नॉलेज नहीं है वो भी करता है। तो वो होता क्या है, उनको नॉलेज है ही नहीं, उसका प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है ही नहीं है, तो वो किसी भी ढंग से कभी भी कोई एंटीबायोटिक देते हैं, किसी भी ड्यूरेशन देते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर इनका प्रॉपर डोज में नहीं दिया गया है तो वही जीवाणु जो प्रॉपर डोज में ख़त्म होने वाला था वो अगर आपने इनएडिक्वेट, जिसको बोल सकते हैं कि पूरी अगर मात्रा उसको नहीं मिली, तो वो कीटाणु खत्म नहीं होता, धीरे धीरे फिर उसमें उसी दवा से प्रभाव आना बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट होता है, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि ये जो माइक्रो आजकल जिसमें डेवलप होते हैं बॉडी में या डिफरेंट डिसीज में, इनके जीन्स में चेंजेज होते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटोजेनिक चेंजेस। तो जो नॉर्मल पहले जो उनका पैटर्न था जीन्स का, वो अब चेंज हो गया, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। तो बैक्टीरिया में म्यूटेशन भी बहुत होने लगे हैं, जिसके कारण जो पहले रिस्पांस करता था ड्रग्स को अब वो बाद में नहीं आ रहा। इसके अलावा वायरस वाला भी एक प्रश्न था, वो तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मयंक पटेल जी हमारे साथ दमोह, महेंद्र पटेल जी हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैम नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार है, मैं दमोह से बोल रहा हूँ, मयंक पटेल। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मुझे बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या मुझको एंटीबायोटिक लेना चाहिए या कितना लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। जी नमस्कार। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपका। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, तो मेरी तो इसमें सलाह यही है, जो साइंटिफिक तथ्य ये है या वैज्ञानिक तरीका उसका ये है, आप अपने यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करा लीजिए, उससे ये पता चल जाएगा किस प्रकार के बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन हुआ है। ये भी नहीं पता चलेगा, उसमें ये भी पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ये कीटाणु खत्म होगा। तो वो उससे क्या होगा कि आपको वही एक स्पेसिफिक ड्रग प्रिस्क्राइब हो जाएगी, जिसका जो आपके इन्फेक्शन में जो कीटाणु है उसका अगेंस्ट वो काम करेगी। तो डेफिनेटली आपको दिखवाना चाहिए और इसका कल्चर करा के इसमें जो ड्रग्स एंटीबायोटिक आ रही है कल्चर के बाद उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स पे आज हम जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक पेंडेमिक अभी हम रिसेंटली झेल चुके हैं, और जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि अगर हमने जागरूक नहीं हुए इन सारी बातों को लेके, एंटीबायोटिक्स को लेके, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें एक और पेंडेमिक देखने को मिले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। इसके साथ ही हमारे मेहमान में गायिका हमारे साथ हैं, तो क्यों ना एक और गीत उनसे सुना जाए। तो बिल्कुल, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनवाने जा रही हैं? जी, अब मैं आप लोगों को एक सिंधी भजन सुनाऊंगी जो काफ़ी एनर्जेटिक है। जी बिल्कुल। हो हो रखियो भला झूले लालण हो, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा शकी साबास कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर,
शकी शाबाश कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा। पंजवा में बारन आया बला झूले लालन हो, पंजवा में बारन आया बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। क्या बात है, जोश भर दिया आपने हम सभी के अंदर। और वैसा है ना कि हम स्वास्थ्य के बारे में बात ही कर रहे हैं, और जहाँ बात की जाए गायन की तो म्यूज़िक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देखिए आज कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिससे जब ज़रूरत पड़े तभी आपको उसे लेना पड़े और उसका मिसयूज़ या ओवर यूज़ ना हो। और साथ ही अगर दिनचर्या की हम बात करें तो गाने अच्छे अच्छे आप सुनते रहिए, तो ऐसे क्या है हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वायरस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को सर्दी जो है कॉमन कोल्ड बोला जाता है, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो जो वायरस चीज़ें हैं, वायरस से रिलेटेड डिजीज़ेस हो जाती हैं, परेशानी हो जाती हैं, तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब मतलब जो आमतौर पर एक दूसरे से पूछा जाता है, ना कि डॉक्टर्स, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। क्या ये काम करती है वायरल इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक्स? ये बहुत अच्छा सवाल ये भी है। देखिए एक बिल्कुल सही है, और डे टू डे रूटीन लाइफ में ये देखा जा रहा है कि इवन जैसे सर्दी जुकाम होता है, बहुत कॉमन चीज़ है पब्लिक में होना, घर परिवार में होना। तो एक ये मानसिकता बनी हुई है कि कोई भी अगर जुकाम खांसी हुआ, साधारण से हुआ, तो हम एंटीबायोटिक ले लें। मेरा इसमें ये कहना है, या श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, ऐसे कंडीशन में माइल्ड केसेस में तो किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूजुअली ये बीमारियां वायरल ओरिजिन होती हैं और सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब ये है कि जैसे ही अगर बीमारी हुई है 2-4 दिन में अपने आप ही ठीक होती है, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा फीवर वगैरह के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं या एनाल्जेसिक दवा ली जाए तो ये जनरली 99% ठीक हो जाती है। अब चूंकि एक मिथ्या है कि एंटीबायोटिक लेना है, तो साइंटिफिकली या वैज्ञानिक तौर से हम कह सकते हैं कि इसकी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है वायरस के साथ साथ, वहाँ अगर इंडिकेटेड होती है तब दी जाती है। तो ये जो एक दिमाग में बैठा है पब्लिक में कि नहीं हम एंटीबायोटिक लेंगे तभी ठीक होंगे, तो इसके बल्कि नुकसान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था, वायरल था, जहाँ पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी आपने ली, अननेसेसरी आपने अपने बॉडी को एक्सपोज किया एंटीबायोटिक के लिए, तो होगा क्या, उससे अगर इस तरह का मिसयूज करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा और भविष्य में कभी जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इन दवाइयों का प्रभाव नहीं आएगा। तो समान उत्तर यह है कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है, सिवाय उन केसेस के जिनमें कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस हो। जी, तो आज ही क्लियर हो गया है। अगर किसी को अब आगे से सर्दी होती है, जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो सर्दी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर उन्हें कुछ लगता है दवाइयाँ देनी है तो वो आपको देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं लेना है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक लेने की, तो ऐसे में वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। फिर कहाँ से लेकर आएंगे दवाइयाँ? बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। इसी के साथ आज की मेहमान हमारे साथ मीता श्रीवास्तव जी, आप जुड़ी कार्यक्रम में इतने सुंदर भजन आपने सुनाए, हमने सभी का मनोरंजन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग गायन की फील्ड में आगे आना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना शौक जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो कलर भरते हैं हम इन्हीं शौकों से भरते हैं। तो जब भी मौका मिले तभी हमको सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसा कि आपने कहा। तो इसीलिए मैंने इतने टाइम बाद जाकर अपना ये स्टार्ट किया है जी। तो मैं आगे भी चाहूँगी कि मुझे इस तरह से मौके मिलें। बिल्कुल। मीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज कार्यक्रम नमस्कार एमपी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप भी, आपका कोई भी कला है, आपके अंदर टैलेंट है, उसे आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़िए, लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ समय हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। हम लेते हैं ये ब्रेक और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।
इजाज़त है, बात कर सकते हैं। हमारे आज के सेगमेंट से मिले सुर। आज झूमले, नौटंकी, हम किसी से कम नहीं में मेरी सहयोगी जीवा आपकी मुलाकात कराएगी मंदाक जी से। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ की। ये जो सफलता आपने प्राप्त की है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कहानी है ये अबला नारी की, रिश्तों के बंधन की, फंसी दुनिया की रस्मों में मगर हिम्मत न वो हारी। सफर के बीच में जब हम सफर का साथ है छूटा, के वादा इस जन्म के साथ का पल भर में है टूटा। हसीना मंज़िल पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जाने क्यों जिंदगी लगती है हसी, ओ जाने क्यों जिंदगी लगती है हसी, जबकि हर बार, जबकि हर बार, जबकि हर बार, जबकि हर वक्त मरती खुशी। रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम, अंधेरों में भी जब साया हो गुम। रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम, अंधेरों में भी जब साया हो गुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और आज हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक अवेयरनेस के बारे में। एंटीबायोटिक्स के उपयोग क्या होते हैं, ओवर यूज़ कैसे किया जाता है लोगों के द्वारा, कैसे नहीं करना चाहिए, बचाव के बारे में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी जीएमसी भोपाल से। साथ ही साथ आइए हम आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे भी, डॉक्टर हेमलता वर्मा जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी बिल्कुल। तो आपसे हम यही जानते हैं कि आखिर जागरूकता के लिए लोगों में जागरूकता आए, क्योंकि जब आप पेशेंट्स देखती होंगी तो आप उन्हें तो जागरूक कर रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी जागरूक करे, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया है कि एंटी माइक्रोबियल का मिसयूज़, ओवर यूज़ की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और WHO ने ये डिक्लेयर किया है कि 2050 तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाएगी। और लैंसेट के 2019 के डेटा के अकॉर्डिंगली पूरे विश्व भर में कम से कम 12 लाख मृत्यु एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं। तो हमें अलग अलग स्तर पर एंटी माइक्रोबियल के मिसयूज़ को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलानी होगी, जिसके लिए हमें कॉलेजेस में,
हेल्थ केयर वर्कर में और आम जनता को अवेयर करना होगा। तो यदि हम बात करें तो आम जनता हमारी कंज्यूमर है, तो हमें सबसे पहले अपने कंज्यूमर को अवेयर करना होगा। और कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए हमें उनको यह इन्फॉर्मेशन देनी है कि यदि हम सुनी बातों पर विश्वास करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो यदि एक मरीज़ कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो वही एंटीबायोटिक दूसरे मरीज़ को नहीं लेना है। इसके लिए जो हमारी आशा वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वो रूट लेवल पर आम जनता के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। और समय समय पर जैसे कि हम एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का संचालन करते हैं, तो उसमें भी हम अपने विद्यार्थियों को, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं और जो भी हम लोगों से एसोसिएटेड लोग होते हैं, उनके लिए हम कई तरह के प्रोग्राम रखते हैं और उसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम को संचालित करते हैं। जी बिल्कुल, अवेयरनेस से रिलेटेड और भी प्रश्न हमारे हैं आपके लिए, लेकिन उसके साथ ही दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सांची में अभी बीते 2 दिन की हम बात करें तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके आपने बहुत न्यूज़ में भी देखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आइए हम सीधे आपको लेके चलते हैं बौद्ध धर्माचार्य जी के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर इस आयोजन में क्या कुछ किया गया। आइए उनसे हम संपर्क करते हैं। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानते हैं आज ये जो आयोजन हुआ है सांची में महाबोधि महोत्सव का, उसके बारे में क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धम्माचार्य जी, मेरा प्रश्न आपसे है। लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, साथ ही साथ हम बिल्कुल संपर्क करेंगे। जब भी हमारा संपर्क हो जाएगा हम वापस आपके पास आएंगे। साथ ही हम एंटीबायोटिक के बारे में बात कर ही रहे हैं, अब प्रिवेंशन की भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि हमने बोल तो दिया कि नहीं लेनी चाहिए, उसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अब उपयोग करने से कैसे बचें, ज़्यादा उपयोग करने से? नहीं, वही जैसे कि अभी बताया डॉक्टर हेमलता मैडम ने हमें कि रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, तो उसके 2 तरीके हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब बचाव करें, या ऐसे साधन उपयोग करें या ऐसे तरीके अपनाएं जिससे रेजिस्टेंट डेवलप ही ना हो। वो सबसे सही तरीका हो सकता है। तो इसके लिए अपने को हर स्तर पर काम करना पड़ता है। पहला जो मैंने बताया कि एंटीबायोटिक का उपयोग सिर्फ उन्हीं कंडीशन में किया जाए जहाँ इनका एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड है। उससे फ़ायदा ये है कि आप उसका मिसयूज नहीं होगा, ओवर यूज नहीं होगा, और जितनी डोज लेंगे जितना ज़रूरी है। नंबर 2, एक दफ़े जो एंटीबायोटिक स्टार्ट किया तो उसका पूरा डोज लेना चाहिए। तीसरा ये है कि कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करने पहले ये एश्योर कर लेना चाहिए कि किस टाइप का इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी बेस्ट ड्रग है, उसका उपयोग किया जाए। चौथा ये सामान्य पब्लिक के लिए है कि वो ऐसे ही या किसी के सुनने के आधार पे ना तो खुद दवा लें, ना मेडिकल स्टोर में जाके किसी फार्मेसी से ऐसी दवा ले लें, और ना ही किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से प्रिस्क्राइब करवा के दवा लें। इससे कुछ हद तक अपन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ अवेयरनेस, जैसा भी मैडम ने बताया है कि हर लेवल पे जरूरी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज लेवल पे हो, डॉक्टर्स को अवेयर होना जरूरी है। अवेयरनेस से रिलेटेड और भी मेरे सवाल आपसे बिल्कुल रहेंगे, लेकिन हमारा संपर्क फिर से हो गया है। सांची में आप सभी जानते हैं महोत्सव चल रहा था महाबोधि का, ये 2 दिन तक चला, और हम आपका संपर्क जो है अब करवाने जा रहे हैं बौद्ध धम्माचार्य जी से। तो आइए उनसे संपर्क करते हैं, जानते हैं इस महोत्सव के बारे में। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, अभिनंदन है जी। सबसे पहले हम इस महोत्सव के बारे में थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आखिर जैसे ये 2 दिन का था, इसमें क्या क्या आयोजन किए गए। जी धम्माचार्य जी, आशा करते हैं हमारी जो आवाज है आप तक पहुंच रही है। पहुंच गए जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, सवाल हमारा आपसे यही है कि हम आपको से महोत्सव के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी पता चले, जो न्यूज़ नहीं देख पाए, कार्यक्रम को नहीं देख पाए, उसके बारे में क्या कुछ हुआ इस महोत्सव में। बोलना चालू करो जी। हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम। 27 नवंबर 2022 रोज रविवार को मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेन जिले में सांची नाम का गांव है। वहाँ दुनिया के लगभग 1 लाख के ऊपर लोग सारिपुत्र और मां मुगलिया के अस्थि के दर्शन के लिए आते हैं।
और इसका जो महत्व है वो जानने के लिए 14 अक्टूबर 19 के शपथ में इति गर्भ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नागपुर मुक्काम में जहाँ दीक्षा ली, तब से बौद्ध धर्म का भारत में अधिकाधिक जो प्रचार हो रहा, तो वहाँ का जो साथी का जो महत्व है वो दुनिया में सभी के तरफ जो बाबा साहब ने बताया है। तो बुद्ध के जो शिष्य थे सारिपुत्र और महामुगलन, तो वो दाहिने और बाएं हाथ भगवान बुद्ध के थे। और वहाँ हर साल जो लोग आते हैं वहाँ दर्शन लेते हैं और हमारे जीवन में इस साल से आगे के साल तक क्या करना है और हमारे मन में जो शुद्धता लाना है, हमारे चित्त को जो शुद्धता करना है, तो उसके लिए वो दर्शन में आते हैं। वहाँ का जो महत्व जो है वो महत्व बुद्ध के जमाने से वो सम्राट अशोक ने वहाँ जो स्तूप बनाया है, वो स्तूप का जो महत्व है वो है वो सारिपुत्र महामुगलन के बारे में सम्राट अशोक ने अपना लड़का और लड़की महिंद्रा और संघमित्रा को जो श्रीलंका भेजा था, तो श्रीलंका में भी वहाँ से जापान के लोग, श्रीलंका के लोग वहाँ आते हैं। हर देश विदेश से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। और भारत में हेलो जी 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 बिल्कुल चालू रखो। भारत में जो लोग आते हैं, बिल्कुल आगे जाना चाहेंगे आपसे। हाँ, वो भारत में जो लोग आते हैं देश विदेश से, वो उससे वो हमारे भारत का जो महत्व है वो दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा और बढ़ रहा है। और वो बुद्ध के दर्शन लेते हैं और बुद्ध जो ये देश में, ये जगत में, देश में नहीं तो ये जगत में जो विचारधारा है, वो विचारधारा से अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं वो विचारधारा, तो सही में हमारे जीवन में अच्छा सुख प्राप्त होने के लिए देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, मानवता के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आपका प्रयास और संदेश भी है, ये लोगों तक जो आपने पहुंचाया है। और आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज नमस्कार एमपी में। बिल्कुल, हमने देखा भी फुटेज में, हमने देखा कि सांची का स्तूप दिखाया गया था। एक बार आप ज़रूर वहाँ विजिट करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ऐसे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। साथ ही नमस्कार एमपी में हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो आइए और भी जानकारी लेते हैं। मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी हेमलता वर्मा जी कि जो लोग आमतौर पर आजकल एडवर्टाइज़ किया जाता है इस साबुन में, ये एंटी माइक्रोबियल साबुन है, या फिर आप ये टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, ये भी एंटी माइक्रोबियल है। माउथ वॉश भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या डेली बेसिस पे इनका उपयोग करना उचित है? किसी भी तरह के मेडिकेटेड कॉस्मेटिक या सोप या ऑइंटमेंट का किसी भी तरह से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉर्मल हमारा माइक्रो ऑर्गेनिक फ्लोरा है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सबको पता है कि ये जो बैक्टीरिया है हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी बैक्टीरिया है। अननेसेसरी यदि हम चीज़ों का यूज़ करेंगे तो जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं उनकी नष्ट हो जाएंगे, और जो हमारी हेल्थ में हेल्प करते हैं तो वो आगे कई तरह के इन्फेक्शन को इनवाइट करेंगे। इसलिए इस तरह की चीज़ों का उपयोग जब तक कि डॉक्टर रिकमेंड ना करे नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर अगर हम जो प्लेन साबुन होता है अगर उससे भी नहाते हैं तो भी जो बैक्टीरिया जो मरने चाहिए वो वैसे भी मर जाते हैं। साबुन एक्चुअल में क्या है, खुद ही एक एंटीबैक्टीरियल है, तो जितने हमारे शरीर पे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा हमें किसी भी तरह के एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल की ज़रूरत नहीं है। जी, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि अलग से एडवर्टाइज़ किया जाए एंटी माइक्रोबियल साबुन है, टूथपेस्ट है, तो इसका उपयोग नहीं करना है। वो बात अलग है अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, कितने दिनों के लिए करता है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी जानकारी आप अपने डॉक्टर से लें। इसके अलावा खाने की भी हम बात कर लेते हैं आपसे कि अनकुक्ड फूड है, अगर खाना अच्छे से पकाया नहीं है, या फिर रॉ मीट है, कच्ची सब्जियां जो लोग खाते हैं, क्या इससे भी जो बैक्टीरिया है उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब हम बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट में है, पहले से ही अवेलेबल हैं। और
जब भी हम बैक्टीरिया, इंसान, प्लांट, जानवरों की बात करते हैं जी। तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। और आजकल इंडस्ट्री में ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में एंटीमाइक्रोबियल का यूज़ और एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। जी। यदि हम ये समझते हैं कि नहीं, हमने किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवा नहीं ली है और हमने किसी तरह का एंटीमाइक्रोबियल कंज्यूम नहीं किया, तो ये गलत है। हम सभी डेली बेसिस पर किसी ना किसी तरह से एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम हनी का यूज़ कर रहे हों या हम जो प्लांट प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ कर रहे हों, क्योंकि इनके प्रोसेस में एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। दूसरा, जो हम जानवरों का मीट का उपयोग करते हैं, मिल्क का उपयोग करते हैं, तो जानवरों की बीमारियों के इलाज में भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है और वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जानवरों के द्वारा मनुष्यों में ट्रांसमिट हो जाता है। और जब एंटीबायोटिक को दिया जाता है तो ये उन पर असरदारी नहीं होती है। जी, तो अब इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि अब खाना तो खाते ही हैं, अब रॉ अगर बीट लेके आया है कोई या फिर कच्ची सब्जियां भी खा रहा है और उसमें एंटीमाइक्रोबियल का उपयोग किया गया है, तो हम कैसे बच सकते हैं? इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि पूर्णतः तो हम इससे नहीं बचा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन का ध्यान रखना होगा। जी। दूसरा ये है कि जब हम कोई भी मीट या नॉन वेज खा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली कुक करके खाएं और सब्जियों को पूर्णतः धोने के बाद ही उनका उपयोग करें, तो कुछ हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता, पूर्णतः नहीं बचा जा सकता जी, है। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कोविड का जो इन्फेक्शन हुआ, कोविड-19, तो ऐसा अभी भी केसेस देखे जा रहे हैं। लोगों को ऐसा है कि थोड़ा कम जो सिम्टम्स हैं कम हो गए हैं या माइल्ड सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कोरोना है। तो ऐसे में क्या एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? क्या ये इसके लिए उपयोगी होती हैं या डॉक्टर से पहले संपर्क करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि एक जनरल कंसेप्ट है कि जो कोरोना हुआ है उसमें एंटीबायोटिक लेना है। देखिए, बेसिकली कोरोना जैसे सबको पता है ये वायरल डिसीज़ है और ये वायरस के कारण ही होती है, कोरोना वायरस के कारण ही होती है। इसमें जो एंटीबायोटिक का उपयोग जो किया जा रहा है उसका पर्पज भी वही जो मैंने बताया कि अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें होता है तो उसको रोकने के लिए है। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स के रिसर्च में पाए गए हैं कि इनमें एंटीवायरल एक्टिविटी होती है, तो पूरी तरह प्रूव नहीं है, पर चूँकि ये बीमारी का कोई जड़ से इलाज नहीं था तो कुछ एंटीबायोटिक इसमें यूज की गई, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, कुछ ग्रुप ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स है, कुछ ग्रुप ऑफ साइक्लोसिडिन्स के हैं। उनका ये माना गया है कि इनमें कुछ एंटीवायरल एक्टिविटी होता है। इवन कुछ एंटी एंथेलमेंटिक ड्रग उपयोग की गई है जी। पर आइडियली इनका भी कोई वैसे उसमें रोल नहीं है स्पेसिफिक जिसके कारण अपन कह सकें कोरोना ठीक होता है। पर चूँकि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी इम्यूनिटी वीक होती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। वायरस जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता ज़्यादा, तो जस्ट टू प्रिवेंट दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उपयोग में लाई गई थी। तो मेरा फिर कहना है जी। कि इनका भी उपयोग तभी करें जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स इसके बारे में रिकमेंड करें, अपने से इसका उपयोग ना करें, ये मेरी सलाह। जी, साथ ही हेमलता यादव जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि एक तो हमने बात कर ली रेजिस्टेंस की, लेकिन अगर एंटीबायोटिक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो क्या इससे कोई ऐसी टॉक्सिसिटी या कुछ अलग बीमारी भी डेवलप हो सकती है? जैसे शब्द अपने आप को क्लियर कर रहा है कि अधिक उपयोग किया जाना, तो अधिक उपयोग किए जाने का मतलब ही है कि हम कुछ अनवांटेड करने जा रहे हैं। तो जब तक डॉक्टर के द्वारा या निर्धारित मात्रा में, समय पर और अवधि पर दवाइयों का लेना ही उचित रहता है। जब इनको अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो पहला तो हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है कि हमें अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ खरीदनी होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस के चांसेस जैसे हम बता ही रहे हैं कि हमेशा ही रहते हैं और अत्यधिक यूज़ करने पर और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ अत्यधिक यूज़ करने पर ही रेजिस्टेंस के चांसेस नहीं बढ़ते हैं, यदि हम कम भी यूज़ करते हैं तो और डॉक्टर के निर्देशों अनुसार यूज़ नहीं करते हैं तब भी रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमने जान लिया, ज़्यादा उपयोग करेंगे तो भी ये अच्छा नहीं है और कम करेंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप दोनों हमारे साथ, डॉक्टर हेमलता यादव जी और साथ ही डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और एंटीबायोटिक पे आपने इतना हम सभी को जागरूक किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत जी। श्रोताओं का भी धन्यवाद जी। इसी के साथ दर्शकों, बिल्कुल अब नजर डालते हैं हम सभी जो अखबार है उसकी सुर्खियों पर। आइए नजर डालें अखबार की सुर्खियों पर।
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी पीटी उषा जी, ये दैनिक जागरण अखबार में आज की खबर छपी है। जानी मानी एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और खबर है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाती है, और वो खबर है अंगदान में भोपाल आज रचेगा इतिहास, एक साथ बनेंगे 3 ग्रीन कॉरिडोर। जी हाँ, इंदौर, अहमदाबाद और हैदराबाद भेजे जाएंगे ब्रेन डेड युवक के अंग। किडनी का प्रत्यारोपण भोपाल में ही होगा, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी के लिए, क्योंकि अंगदान में भोपाल आज इतिहास रचने जा रहा है। इसके अलावा ये तो बात हो गई हमारे मध्य प्रदेश की, जो कि दैनिक जागरण में खबर छपी थी। इसके अलावा अब हम देखते हैं पीपल्स समाचार पे भी नज़र डालते हैं। भोपाल में चली सर्द हवाएं, 13 साल बाद नवंबर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आया, तो बिल्कुल जो ठंड है अब उसने दस्तक दे दी है। ऐसे में हम सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका भी फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और आप परेशान ना हो, हम तो यही चाहते हैं हमारे दर्शक हमेशा स्वस्थ रहें। इसके अलावा पत्रिका पे भी हम नज़र डालते हैं कि पत्रिका में क्या खबर आई है। तो पत्रिका पे ये खबर है, द्रुपद के साथ पखावज और संतूर से निकला कर्ण प्रिय मधुर संगीत। जी हाँ, ध्रुपद संस्थान की ओर से आयोजित स्मरण समारोह के अंतिम दिन रविवार सुबह की सभा उत्तराखंड के सुभाष गरकोटी के ध्रुपद गायन से सजी। तो संगीत प्रेमियों के लिए ये खबर है, और आप उम्मीद करते हैं हम सभी के आप इस आयोजन में शामिल हुए होंगे और आपने भी जो मधुर संगीत है उसका आनंद लिया होगा। इसके अलावा हमारे पास दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर पर भी हम नज़र डालते हैं आखिर क्या खबर आई है। आप सभी जानते हैं कि फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, जो कि 7 दिन इसे हो भी चुके हैं शुरुआत के। तो ऐसे में जो खबर है वो है क्रोएशिया जीत दर्ज कर अपने ग्रुप में टॉप पर रहा। जी हाँ, कनाडा बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। जो फुटबॉल के प्रेमी हैं वो बिल्कुल इन सारी खबरों का अंदाज़ा जो है उन्हें होगा ही, वो खबर रखते होंगे मिनट टू मिनट की। तो ये हमने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है वो भी आपको दे दी है। बहुत सारी जो खबरें हैं आपको फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड अब मिलती रहेंगी, क्योंकि ये चल रहा है और इसे 7 दिन बीत भी चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और साथ ही बहुत सारी खबरें जो आप जानते ही हैं वो हमारे अखबार में आई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। 20 साल से बिना फीस लिए खेल सिखा रहे हैं, ग्रामीणों को मदद कर रहे हैं स्टेडियम बनवाने में। तो जो लोग हैं समाज सेवी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो मदद है वो करते हैं। और ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, ये हम सभी जान चुके हैं। भोपाल में जैसा कि आपको बताया गया कि 10 डिग्री तक जो है टेम्परेचर वो पहुंच गया, और ऐसे में शीत लहर का जो असर है अब दिख रहा है। तो शीत लहर से आप अपना बचाव करें। आप बिल्कुल अगर आपके पास मफलर है उसे बांध कर रखें, गर्म कपड़े पहने। और कई बार क्या होता है, एहसास नहीं होता है ठंडी का कि ठंड है, टेम्परेचर कम है और हम ऐसे में बाहर निकल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप बिल्कुल टेम्परेचर मॉनिटर करते रहें। और ठंड का मौसम शुरू ही हो गया है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसी के साथ नमस्कार एमपी की टीम और मुझे यानी डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।